चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैमिली कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बने थे। सो 1984, इस ईयर को याद रखिएगा। इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन इस ईयर में हुआ था और मेरी उम्र 4 साल थी। फैमिली कोर्ट वाज एनैक्टेड फॉर क्रिएशन एंड फंक्शनिंग ऑफ फैमिली कोर्ट्स विद द एक्सपर्टाइज टू डील विद मैट्रिमोनियल एंड फैमिली लॉ मैटर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? मैट्रिमोनियल मतलब डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू मैरिजेस। अदर फैमिली लॉ मैटर्स क्या हो सकते हैं? भाई अदर में सास बहू का झगड़ा हो सकता है, भाई भाई का झगड़ा हो सकता है, प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस को लेकर झगड़ा हो सकता है, एडॉप्शन से लेकर झगड़ा हो सकता है। इन सब चीजों से जो भी बातें आएंगी वो फैमिली लॉ मैटर्स में आएंगी और मैट्रिमोनियल रिलेटेड विद मैरिज है। तो एक्ट इज अ प्रोसीजरल एक्ट। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब होता है? जब आप लॉ पढ़ते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें ये पता होनी चाहिए। कुछ एक्ट्स कॉम्पनसेटरी नेचर के होते हैं, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। कुछ एक्ट्स रेमीडियल नेचर के होते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है? तो ऐसे कम से कम 22-23 तरीके के कानून होते हैं, मतलब कानून के भी टाइप्स है उसके अंदर। तो जैसे हम फर्नीचर की बात करें तो भाई सोफा भी फर्नीचर है, चेयर भी फर्नीचर है, टेबल भी फर्नीचर है। सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। तो लॉ के कानून के एक्ट के फंक्शन के अकॉर्डिंगली अगर कोई कानून ऐसे एंड होता है, सो एंड सो कॉम्पनसेशन एक्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, मतलब वहां पे कॉम्पनसेशन देने की बातें ही लिखी होंगी। रेमीडियल एक्ट है कोई, मान लीजिए, तो रेमेडी के लिए है। वहां पे कोई किसी को ज्यादा हम पीनल एक्शन नहीं थोपेंगे, हम किसी के ऊपर पेनल्टी लागू नहीं करेंगे। प्रोसीजरल लॉ का मतलब होता है कि भाई जो भी हमारा एक्ट है, जो कानून है, उसमें एक तरीका बताया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि भाई जब भी डाइवोर्स होता है तो वहां पे बताया जाता है कि भाई पहले 6 महीने आप अलग अलग रहें, फिर से अगर अट्रैक्शन डेवलप होता है तो भैया एक साथ रह लो, अगर उसके बाद भी नहीं है तो फिर अलग हो जाओ। एक प्रोसीजर है डाइवोर्स का भी। वैसे ही शादी का भी कोर्ट में एक प्रोसीजर है, कोर्ट मैरिज का। मैरिज के बाद कोर्ट में मैरिज का रजिस्ट्रेशन, उसका भी एक प्रोसीजर है। तो प्रोसीजरल लॉ का मतलब जो कानून स्टेप बाय स्टेप फॉलो होगा, एक साथ फॉलो नहीं होगा, तो इस कानून को प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं। ओके। तो मैं आपको बता दूंगा एक दिन वो 20-22 कितने होते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना। डू नॉट ओवरराइड द सब्सटैंशिव फैमिली लॉज, मतलब ये जो भी फैमिली कोर्ट्स के मैटर्स होते हैं, जो लॉ होते हैं, ये ऐसे नहीं होंगे कि किसी दूसरे लॉ को ओवरराइड कर जाएं। जो उनमें प्रोविजन लिखे हैं वो तो फॉलो होंगे ही होंगे, जो यहाँ के हैं वो भी फॉलो होंगे। पार्टीज जो भी होंगी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, और जो भी डिस्प्यूट्स हैं, वो बेसिकली फैमिली से रिलेटेड होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए और शादी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर पड़ोस का झगड़ा हो गया किसी के साथ, पड़ोसी का, तो वो सिविल लॉ है, वो फैमिली कोर्ट में सुना नहीं जाएगा। तो अब ये मत सोचिएगा कि फैमिली कोर्ट कोई अलग से कचहरी टाइप या हाई कोर्ट टाइप होता होगा। जो भी हमारा लोअर कोर्ट होता है, जिसको हम सबॉर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, उसी में 2-4 रूम्स होते हैं जहां पे इन केसेस की सुनवाई होती है, और उसको फैमिली कोर्ट बोल दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो आपको बोला जाएगा भाई यहाँ फैमिली कोर्ट चलती है, यहाँ ही चलता है। लाइकवाइज जैसे स्कूल में होता है क्लासेस डिफरेंट, लैब इज डिफरेंट, वैसे ही। सो 1980s और 1990s में काफी फैमिली कोर्ट इंडिया में स्टैब्लिश हुए। सर इसके पहले क्यों नहीं हुए? इसके पहले लोग डरते थे, इज्जत बेइज्जती का डर होता था। यहां से लोग बदतमीज हो गए। खोपड़े में बात गई, मतलब जो हमारी जनरेशन की पैदावार हुई तो वहां से बदतमीजी का बीज पड़ गया था। और तब ये डाइवोर्स वगैरह के केसेस थोड़े ज्यादा होने लग गए, बट उसके पहले नहीं थे। तो जब वो केस ही नहीं था तो उस तरह के कोर्ट की जरूरत थी नहीं। जैसे आजकल पुलिस स्टेशन में साइबर सेल अलग से होता है, क्योंकि साइबर केसेस बहुत ज्यादा आ गए हैं। सो काफी सिटीज में इनको स्टैब्लिश किया गया। डिस्ट्रिक्ट सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स भी थे, और ये सारे के सारे स्पेशल कोर्ट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो फैमिली कोर्ट्स के लिए सब लोग मार्क कर लें और लिख भी लें। इसमें मेन 3 फीचर्स थे। पहला, रिडक्शन इन फॉर्मेलिटी एंड इंटीमेशन इन लिटिगेशन प्रोसेस, मतलब जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है, पहले जाओ एप्लीकेशन दो, आपका केस देखा जाएगा रजिस्टर होने लायक है कि नहीं है, उसके बाद फिर वकील नोटिस सर्व करेगा ऑपोजिट पार्टी को। इन सारी चीजों में जो टाइम लगता था उसको रिड्यूस करने के लिए फैमिली कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। तेजी आ जाए जस्टिस डिलीवर करने में। वो एक कहावत सुनी होगी ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। फैसला अगर लेट आया तो वो किसी काम का है ही नहीं। मान लीजिए फर्जी केस में किसी इंसान को 20 साल की सजा सुना दी गई, 16 साल तक उसकी बीवी बच्चे बेचारे केस लड़ते गए, 16 साल बाद प्रूव वहां सजा फर्जी थी, और वो 40 साल की उम्र में जेल गया था, 56 साल उसकी उम्र हो गई।
या 25 साल की उम्र में जेल गया था, 41 ईयर्स उसकी एज हो गई, तो कमाने का टाइम तो उसने अपना जेल में लगा दिया। इस केस में अब स्यू कर सकते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई जितना इस इंसान का नुकसान हुआ है, हैड ही बीन अर्निंग सम मनी, आप उतना इसको मुआवजा दीजिए। हाँ, वो कॉम्पनसेशन में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? फैसिलिटेशन इन कॉन्सिलिएशन एंड सेटलमेंट्स, बोला था ना भाई, कोर्ट के बाहर ही आपस में सुलह कर लो, ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग तो बहुत लंबी चलती है, उस प्रोसीडिंग में आपका टाइम ना जाए। तो एक तरह से पहले पॉइंट का जो टाइम इन लिटिगेशन प्रोसेस है, ये उसी का पार्ट है। तो तीन बातें समझ में आ गई? पक्का? तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स व और विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्पेसिफाई द नीड फॉर सेटअप ऑफ फैमिली कोर्ट्स? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझे बात को? चलिए, सो पर्सनल और फैमिली मैटर्स जितने भी थे, जो पर्टिकुलरली इस कोर्ट के अंदर सुने जाएंगे, जैसे किसी भी मैरिज को गलत प्रूफ करना। सर मतलब लड़के की उम्र 24 साल थी और लड़की की उम्र 17 साल थी, तो यहां पे डिक्लेयर किया जाएगा कि ये मैरिज एकदम गलत है। वॉइड शब्द का मतलब लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे इसको समझ नहीं पाते। बोलते हैं रॉन्ग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। खोपड़े में बात गई? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा आईफोन है और ये मैंने खरीदा था 36,000 रुपए का, और आप मेरे को बहला फुसला के एल्कोहल वगैरह सुंघा कर बेहोशी करके किसी तरह से 200 रुपए में लेके चले गए, और मैंने हाँ भी बोल दिया, बाद में जब मेरे को होश आया, मैंने कहा तो क्लोरोफॉर्म सुंघाया था, नशे की हालत में मेरे को इन्होंने किया और मेरे को बेवकूफ बना गए, तो क्या ये एडिक्वेट अमाउंट आप दे रहे हैं? नो। क्या 30-35 हजार की चीज कोई 200 में दे देगा? भाई 15,000 20,000 चलो एक बार समझ में आता है। तो कंसिडरेशन तो था, बट एडिक्वेट नहीं था। ये क्या था? इनएडिक्वेट। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अगर है, तो आपने मेरे से जो ये डील की, ये राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग गलत थी। इसको आगे आने वाले समय में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और हम इसे बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। खोपड़े में बात गई। एक शब्द आपको नजर आएगा वॉइडेबल। क्या नजर आएगा? वॉइडेबल। ये क्या होता है सर? मान लीजिए कि मैंने आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरा ये आईफोन खरीदेंगे 25,000 में, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट जिस दिन आपको ये मोबाइल फोन लेना था, सवेरे ही ये मनुष्य चोरी हो गया। क्या मेरे बस में है ये? नो। क्या आपने चोर भेजा था चोरी करने के लिए? आपने भेजा था? नो। तो मैं चाह के भी आपको इसको बेच नहीं सकता। तो ये राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग नहीं था, समथिंग हैपेंड दैट द पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है वॉइडेबल। व्हाट? वॉइडेबल। मान लीजिए एक बच्चे का क्लास 10th का रिजल्ट निकला, और उसने अपने सारे दोस्तों को बोला भाई मेरा 94% मार्क्स है, आ जाओ पार्टी होगी। बट उसके पापा मम्मी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन था नहीं। बच्चा तो 18 साल से कम उम्र का है, 10वीं पास वाला, मतलब एक ही बार में पास हो गया। 3-4 साल वाला तो, बार वाला तो 18 से ऊपर हो सकता है। इस जी बात समझ रही है? लगता है सो गई सीता जी। चलिए, समझ में आ गया। तो अब पार्टी में इसने बुलाया, हम सब ताज मान सिंह पहुंच गए, और वहां पता लगा सन्नाटा कोई था ही नहीं। तो इन दैट केस ये तो शुरू से ही गलत था। भाई बच्चा तो कॉम्पिटेंसी की एज रखता ही नहीं है। बट अगर बच्चे के पापा मम्मी ने इनवाइट किया आपको, आपके पापा मम्मी को, भूकंप आ गया, पूरा होटल रेस्टोरेंट बैंक्वेट सब टूट गया, तो क्या आप बच्चे के पापा मम्मी को स्यू कर देंगे? स्यू तो वैसे भी नहीं कर सकते थे, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अगर रेस्टोरेंट वाले ने बुकिंग की, बट आपकी पार्टी के टाइम पे किसी और की पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली, ये गलत है। ये गलत है ना, इसको बोलते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, उसने इलीगैलिटी की है। बट अगर रेस्टोरेंट वाज नॉट अलाउड टू टेक द बुकिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया रेस्टोरेंट चलाने का, तब भी उस मनुष्य ने बुकिंग ले ली, तब वॉइड। वो बुकिंग लेने के लिए वैलिड था, उसने बुकिंग ली, भूकंप आ गया, बेचारा कुछ कर पाएगा क्या? नो। तो ना आपकी गलती ना उसकी गलती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म हो सकता, तो इसे बोलेंगे वॉइडेबल। तो वॉइड मतलब शुरू से ही गलत है, एज पर लॉ। एज पर लॉ। ऐसा भी बोल सकते हैं पंचर टायर में हवा भर रहे हैं, आपको पता है एक तरफ से भरोगे दूसरी तरफ से निकलती जाएगी, एक तरफ से भरोगे दूसरी तरफ से निकलती जाएगी। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब पंचर टायर में हवा भरना। वॉइडेबल क्या होगा? टायर में हवा तो भर दी पंचर बनवाने के बाद, बट आगे गए फिर वो पंचर निकल गया बाहर। ना मेरी गलती ना पंचर वाले की गलती, रोड सरकारी ऐसी थी, इतने गड्ढे थे बारिश में, रोड वाइडनिंग के चक्कर में, कि आदमी को लग रहा है हम ही आज यहाँ पे सीता जी की तरह समा जाएंगे। दैट इज वॉइडेबल। ओके। तो अगर
आपने स्टार्टिंग से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया एज पर लॉ जो गलत है, तो क्या हो गया? वॉइड। बट अगर आईपीसी के तहत बोला गया ये गलत है, इंडियन पीनल कोड, तो ये इलीगल हो जाएगा। सर कैसे? मैंने धैर्य के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि चलो घर के घर में चोरी करेंगे और जो पैसा मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। क्या लॉ अलाउ करेगा इस चीज को? ये इलीगल है, क्योंकि चोरी का एलिमेंट है, चोरी कानूनन गलत है। बट मैंने और धैर्य ने कॉन्ट्रैक्ट किया, चलो एक काम करते हैं, घर से कहते हैं उसकी एक्टिवा जुपिटर है 30,000, 40,000, 50,000 की, चलो बहला फुसला के 5,000 में ले लेंगे। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बट इलीगल नहीं है। ये क्या हो गया? वॉइड। इज दैट क्लियर? गाड़ी गर्ग जी से बोला आप हमें बेचना चाहते हैं, हाँ सर 40,000 में बेचेंगे, ठीक है, संडे को डिलीवरी लेने आएंगे। संडे को धैर्य भाग गया, पैसा इसी के पास रखा था। इज दैट क्लियर? धैर्य के घर गए, पता लगा जिस अलमारी में पैसा रखा था उसकी चाबी ही खो गई है। तो ना मेरी गलती ना गर्ग जी की गलती, किसी और वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहे, ये हो जाएगा वॉइडेबल। तो वॉइड, इलीगल और वॉइडेबल समझ में आ गया? घोड़े की रेस में पैसा लगाया, हम जीत गए, सामने वाला हार गया, भाग गया पैसा लेकर, इसको बोलते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट? सट्टे वाला कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग अनसर्टिनिटी पे बेस्ड रहता है। तो ये शर्त और बेटिंग वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनको वेजरिंग बोलते हैं। सर कोर्ट में इनकी सुनवाई होगी? नहीं, कोर्ट में इनकी सुनवाई नहीं होती है। नहीं, मनी कलेक्ट कर लिया जाता है। घोड़े की रेस में मैंने 1 लाख लगाया, मेरा घोड़ा जीत गया, मेरे को 5 लाख मिलना था, और अगर मैं हारता तो मेरा 1 लाख चला जाता। इज दैट क्लियर? मैं जीत गया बट वो मेरा 1 लाख लेके भाग गया। तो जब चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग होता है तो इनको वेजरिंग बोलते हैं। पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, आगे आइए। restitution of conjugal rights if either of the spouse leaves the common matrimonial home without any reasonable excuse। सर ये कंजूनल राइट्स क्या होते हैं? कंजूनल राइट्स बेसिकली वो राइट्स होते हैं, पहले मैं आपको रेस्टिट्यूशन का मतलब बता दूं। आपने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया और गलत टाइप हो गया, तो आप सही करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं भाई? कंट्रोल जेड, अंडू करते हैं। तो रेस्टिट्यूशन शब्द का मतलब कानून की किताब में होता है रीस्टोर करना। व्हाट? रीस्टोर, उस सिचुएशन में वापस ले आओ जैसा गड़बड़ी होने से पहले था। तो कंजूनल राइट्स के रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? मान लीजिए कि मुकेश अंबानी ने शादी की नीता अंबानी से। अब एज अ हस्बैंड मुकेश अंबानी की ड्यूटी है कि नीता अंबानी को जो भी एक मैरिड हस्बैंड की ड्यूटी होती है अपनी वाइफ को एमिनिटीज वगैरह प्रोवाइड करना, सोशली, इकोनॉमिकली, कुछ भी, वो उसको देना पड़ेगा। अपना तो मुकेश अंबानी हवाई जहाज खरीदे हैं और उसको कह रहे हैं तुम दलिया और खिचड़ी खा लो। गॉट इट क्लियर? अपना लोफर आवारा की तरह घूमने जा रहे हैं, नीता अंबानी कह रहे और तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। खोपड़े में बात गई। तो एक शादीशुदा हस्बैंड को वाइफ की जो जिम्मेदारियां निभानी है, अपनी जिम्मेदारियां वाइफ के प्रति जो होनी चाहिए वो पूरी फुलफिल करनी पड़ेगी। सेम विद द वाइफ ऑल्सो। काम सारा नहीं करना है हमको, किट्टी पार्टी में जाना है, सब कुछ करना है, खाना बनाने को बोल दो तो मौत आ जाती है नीता अंबानी को। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने कंजूनल राइट्स को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मुकेश अंबानी जी से नीता अंबानी जी कह रहे हैं आओ हाथ में हाथ डाल के घूमा जाए। मुकेश अंबानी कह रहे हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे, मीम बनाएंगे। अरे हम आपकी वाइफ है, कोई भगाक थोड़ा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो व्हाट? कॉन्ज्यूनल राइट्स। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो ऑल ड्यूटीज ऑफ अ हस्बैंड टुवर्ड्स वाइफ एंड वाइफ टुवर्ड्स हस्बैंड आर कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्ज्यूनल राइट्स। खोपड़े में बात गई। मुकेश अंबानी जी कह रहे हैं आओ आज चलते हैं जुहू बीच पे घूमने और बैठ के एक सेल्फी लेंगे हाथ में हाथ डाल के। नीता अंबानी कह रही नहीं मेरे शर्म आ रही है जी, मेरे शर्म आ रही है जी। तो ये वो मना नहीं कर सकती, गर्दन थोड़ा काट रहे हैं। कॉन्ज्यूनल राइट्स। ओके। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब रिस्टोर किए जाए। अब ध्यान से सुनिएगा। पर्सनल और फैमिली लॉ सब्जेक्ट मैटर्स, मतलब कौन कौन सी चीजें फैमिली लॉ के अंतर्गत आती हैं जो फैमिली कोर्ट में सुनी जाएंगी। अगर मैं अपनी वाइफ से बोलूं मेरे को गाना सुनाओ एंड शी सेज कि जी मेरे को गाना तो नहीं आता, तो मैं क्या उसके खिलाफ फैमिली कोर्ट में केस कर दूं? एब्सोल्युटली नॉट। बट उसने गाना सुनाया बट आवाज लता मंगेशकर जी की तरह नहीं लगी, तो मैंने कहा नहीं मैं तुम्हारे ऊपर केस करने जा रहा हूं, मेरे को 1 लाख रुपए दो। कोर्ट कहेगा पहले सौरभ सर को रांची पागल खाने भेज दिया जाए। समझ में आ गया? पक्का। वाइफ की ड्यूटी गाना गाने की हो सकती है, भजन सुनाने की, बट आवाज लता मंगेशकर से अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। कोई आप ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया तो है नहीं, टी सीरीज म्यूजिक तो है नहीं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फैमिली मैटर्स कौन कौन से फैमिली कोर्ट में सुने जाते हैं? ऐसे जहां पे शादी को सही या गलत साबित किया जाए,
ऐसे मैटर्स जहां पे हस्बैंड अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा, वाइफ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रही, या बीवी घर छोड़ के मायके निकल ली। क्यों निकल ली? हस्बैंड ने उसकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं किया। हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, वाइफ कह रही है संडे को आउटिंग करा लो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस केस में अगर वाइफ घर छोड़ के जाती है तो ये मैटर फैमिली कोर्ट में लाया जा सकता है। आज सर मम्मी को समझाएंगे कि पापा अगर घुमाने ना ले जाए तो आज सर ने सिखा दिया है। समझ में आ गया? अरे मेरा नाम ना लगा देना, मैं अपने वीडियो में चेहरा लगा कर दूंगा। विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर रीजनेबल एक्सक्यूज से बीवी मायके गई है, हस्बैंड बेचारा कहां जाएगा, उसका मायका तो वही है। तो बीवी अगर रीजनेबल एक्सक्यूज से गई है कि भाई शादी है मेरे भाई के बच्चों की, मैं 15 दिन के लिए जा रही हूं, तो फैमिली कोर्ट में हस्बैंड नहीं जा सकता। फर्जी तरीके से वाइफ कह रही है तुम्हारे साथ रहना सही लग नहीं रहा, मैं दूसरा हस्बैंड ढूंढने जा रही हूं। अरे मेरे अंदर क्या कमी है भाई, क्या गलती है? तुम घुमाते नहीं हो, घुमाए थे इतना, मेरे को 7 में से 8 दिन घूमना है और तुम 7 ही दिन घुमाते हो बस। तो ये रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है। देन द अग्रीव्ड स्पाउस, अग्रीव्ड स्पाउस कौन है? जो परेशान आत्मा है, जो दुखी आत्मा है। खोपड़े में बात गई। कैन फाइल अ पिटिशन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंजूनल राइट्स। तो अगर मेरी वाइफ अपने मायके जाती है ये बोलकर कि भाई भाई के बेटे की शादी है, 10-15 दिन के लिए मैं वहां जाऊंगी क्योंकि भाई मैं बुआ लगी उसकी, तो ढेर सारे काम मेरे को करने हैं, तो मेरे को जाने दीजिए। मैंने कहा ओके, तो रीजनेबल एक्सक्यूज हुआ। बिना बताए निकल ली। व्हाट? बिना बताए निकल ली, और बताई भी नहीं क्यों जा रही हो, फोन भी नहीं उठा रही है, तो मैं कोर्ट में केस कर सकता हूं कि भाई मेरे खाने पीने का ख्याल कौन रखेगा, कपड़ा कौन धोएगा। समझ में आ गया? मैं कभी परेशान हूं तो मेरा सहारा कौन बनेगा। तो दीज आर द मैटर्स जिसके लिए मैं स्यू कर सकता हूं उसे कोर्ट में, कि बिना बताए आप नहीं जा सकते। और सर हस्बैंड अगर निकल ले 5 दिन के लिए कहीं घूमने, उसे भी बता के जाना पड़ेगा। सर अगर बिजनेस के लिए गया तो हाँ, तो रीजनेबल एक्सक्यूज है। खोपड़े में बात गई। तो कंजूनल राइट समझ गए? पक्का? हस्बैंड की जिम्मेदारियां टुवर्ड्स वाइफ एंड वाइफ की जिम्मेदारियां टुवर्ड्स हस्बैंड। खोपड़े में बात गई। आगे चलते हैं। वेयर बाय द कोर्ट आस्क द स्पाउस टू रिटर्न बैक टू कॉमन मैट्रिमोनियल होम। कॉमन मैट्रिमोनियल होम क्या है? जैसे आजकल एक दो हमारे जानने वाले उनका रिश्ता हुआ, लड़की ने पता है क्या बोला लड़के से? तुम्हारी माँ है। अरे भाई मैं कोई मोदी जी की तरह दिव्य प्रदर्शन तो हूं नहीं, मैं तो पैदा हुआ हूं, इंसान की संतान हूं, हमें शादी नहीं करनी है। क्यों? कौन करेगा माँ की सेवा? अरे माँ तो अलग घर में रहती है। हाँ तो कभी कभी तो उस घर में जाएंगे ना, तो मैं झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, तो काम वाली समझ रखा है क्या मेरे को? तो ये चीजें वाइफ नहीं बोल सकती। और सर अगर हस्बैंड मना कर दे कपड़े धोने से, हस्बैंड भी नहीं मना कर सकता। समझ में आ गया? तो बेस्ट है वॉशिंग मशीन ले आओ। तो अगर विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज वाइफ मायके गई है, क्योंकि हस्बैंड तो भाई वहीं रहेगा ना, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। समझ में आ गया? नहीं जा सकते? जा सकते हैं विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, है ना? विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज का मतलब समझ गए कि नहीं? किसी नहीं समझे? अरे वाइफ के मायके में भाई के बेटे की शादी है, तो 15 दिन के लिए जाना है, तो सही बात है, रीजनेबल एक्सक्यूज। वाइफ बिना बताए चली गई, तो हस्बैंड अब कोर्ट जाएगा और कोर्ट वहां पे बोलेगा वाइफ को कि तुम अपने ससुराल वापस चली आओ। कॉमन मैट्रिमोनियल का मतलब क्या हुआ? लड़के का भी घर और बहू भी जहां पे ब्याह के आई है। क्लियर? जुडिशियल सेपरेशन मतलब मैरिज इज नॉट डिसॉल्व बट सस्पेंड्स द मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। मतलब क्या होता है? हस्बैंड वाइफ ने आपस में बोला कि भाई डाइवोर्स लेना है, तो जज साहब बोले भाई प्रोसीजरल लॉ है, पहले 6 महीना अलग अलग रहो। ये जो 6 महीना अलग अलग रहने वाला टाइम है, शायद उसमें फिर से प्यार पनप जाए, बीच में एक दूसरे के साथ आप नहीं रह सकते। खोपड़े में बात गई। नो सोशल इकोनॉमिकल फिजिकल रिलेशंस कुड बी मेंटेन्ड। तो ये क्या होता है? जुडिशियल सेपरेशन। 6 महीने में प्यार पनप गया फिर से, तो भैया फिर एक हो गए। बच्चे परेशान हो गए, हाय राम, अच्छा था अलग अलग रहते, दोनों से पॉकेट मनी मांगते हम। समझ में आ गया? सो वैलिडिटी ऑफ मैरिज, मैट्रिमोनियल स्टेटस, डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, हस्बैंड या वाइफ ज्वाइंट प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी मैरिटल रिलेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पर्सन लेजिटिमेट है कि नहीं, लड़के की पहले 3 शादी हो चुकी है, पता ही नहीं था वाइफ के परिवार वालों को, तो ये बात भी कोर्ट में सुनी जा सकती है। मेंटेनेंस देना पड़ेगा हस्बैंड को जब डाइवोर्स हो जाएगा, एलिमनी स्टार्टिंग में 1 टाइम पेमेंट देना पड़ेगा। बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी? अगर बच्चा माइनर है, कस्टडी माँ के पास है, तो पिता कितनी बार उससे मिलने आ सकते हैं? बीवी के हस्बैंड जो थे, मतलब बच्चे के पिता, नाना ना समझ लेना। खोपड़े में बात गई। तो ये सारे के सारे मैटर्स मैं नोट्स बनाऊंगा तो आपको अलग अलग पॉइंट वाइज लिख के दे दूंगा।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो मम्मी अगर बिना बताए नानी के यहां चली जाएं तो पापा जा सकते हैं कोर्ट में। समझ में आ गया? पक्का? बट अगर मम्मी किसी खास वजह से गई हैं, भाई नानी की 50th मैरिज एनिवर्सरी है, मामा जी की 21st मैरिज एनिवर्सरी है, मामा के बेटे का 18th बर्थडे है, दीज आर रीजनेबल एक्सक्यूजेस। पापा कह रहे नहीं नहीं जाना। क्यों? हमें नहीं बुलाया गया। अरे बोला तो गया है। नहीं नहीं हमें कार्ड नहीं आया। अरे बर्थडे पार्टी है भैया, इन्हें कहा अच्छा आप यहीं रहो, हम जा रहे हैं बच्चों के साथ। पापा कह नहीं नहीं मैं भी चल रहा हूं, परेशान ना हो, क्योंकि फिर अगर मैं कोर्ट जाऊंगा तो वकील ज्यादा पैसा ले लेगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए। कौन कौन से कानून ऐसे हैं जिनके तहत फैमिली कोर्ट में मुकदमे चलाए जाते हैं? हिंदू मैरिज एक्ट। पाकिस्तान में अगर मैं क्लास ले रहा होता तो ये पॉइंट ए होता। ओके, इंडिया में है तो ये पॉइंट ए हो गया। स्पेशल मैरिज एक्ट, अब ध्यान से सुनिएगा। हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ जो ऊपर हमने बातें की वो हिंदू बॉय और गर्ल को बाइंड करती है। स्पेशल मैरिज एक्ट में सब लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी ढारसी सारसी चरसी जितने हैं सब आ जाएंगे इसके अंदर। ओके। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, कैसे मुस्लिम मैरिज खत्म की जा सकती है? फॉरेन मैरिज एक्ट, ये क्या है? मैरिजेस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग आउटसाइड इंडिया। मतलब मेरी शादी मेरी बीवी से अगर बाहर होती, सर समझ गए समझ गए, जो लोग डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं, तो सर इसके लिए डेस्टिनेशन मैरिज आ जाए। अरे नहीं, डेस्टिनेशन तो भाई यूपी का बंदा गोवा चला गया, वो भी डेस्टिनेशन मैरिज है, तो वो तो हिंदू मैरिज या स्पेशल मैरिज में आएगा। ओके। तो हिंदुस्तानी लोग जिनका सिटीजनशिप इंडियन होना चाहिए, रिमेंबर चिल्ड्रन व्हाट सिटीजनशिप। सुनीता विलियम ने किसी जैक जोनियल से शादी कर ली, वो फॉरेन मैरिज एक्ट में इंडिया में कवर नहीं होगा। ओके। इंडियन डाइवोर्स एक्ट, सर यहां पे डाइवोर्स और ऊपर तो हम पढ़ चुके हैं। हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी डाइवोर्स का प्रावधान है, प्रोविजंस हैं। तो सर ये इंडियन डाइवोर्स एक्ट में क्या आता है? क्रिश्चियंस के बीच में अगर डाइवोर्स होगा तो इंडियन डाइवोर्स एक्ट में आएगा वो। बट अगर लड़का क्रिश्चियन है और लड़की मुसलमान है, या लड़का सिख है और लड़की क्रिश्चियन है, यहां पे जब डाइवोर्स आएगा तो स्पेशल मैरिज में है। तो ये जो कानून है ये स्पेशली क्वीन एलिजाबेथ ने इंडिया के लिए बनाया था। इसको आप चार्टर्ड लॉ भी बोल सकते हैं। ये कौन से कानून होते हैं सर? जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के परमिशन से बनाए जाते थे। चार्टर का मतलब होता है CHARTER, विद स्पेशल परमिशन। बोलते हैं ना चार्टर्ड फ्लाइट है हमारी, ठीक। और वहां पे चार्टर क्या होता था? क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन। इज दैट अंडरस्टूड? हाँ ये हिंदू का अलग से एक्ट है और बाकी सारे रिलीजियंस का स्पेशल मैरिज। नहीं, इसमें मुस्लिम्स नहीं आते हैं। मुस्लिम्स इसको मानते नहीं है, कहने का मतलब भारत सरकार ने उनके लिए बनाया हुआ है, बट मुस्लिम्स मानते नहीं है इसको। तो वो क्या मानते हैं? वो मुस्लिम पर्सनल बोर्डिंग लॉ है, उसको मानते हैं वो अलग से आ जाते हैं, फिर लॉ में आते नहीं लॉ में आता है, वो भी आगे आएगा, आपको मिलेगा शायद। ओके, समझ में आ गया? पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट इसमें भी और स्पेशल मैरिज में भी लग जाएगा ये। ओके। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत जिसको मैंने बोला था ना, मुस्लिम पर्सनल बोर्डिंग लॉ इसको बोलते हैं। तो मुस्लिम्स की शादी इसमें आती है, शादी ना टूटे वो इसमें आता है, और टूट जाए तो इसमें भी आता है, बट स्पेशल मैरिज इसमें नहीं आएगी। डाइवोर्स का था मुस्लिम से के कहाँ पे? रिस्ट्रिक्शन ऑफ मुस्लिम। हाँ, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, और यहाँ पे मुस्लिम वुमेन राइट्स ऑन डाइवोर्स। तो ऊपर क्या था कि डाइवोर्स कैसे होगा, तो आप बोल सकते हैं कि ये प्रोसीजरल लॉ है। आई रिपीट, इट्स अ प्रोसीजरल लॉ। आप ऐसा समझ लो ना, ये रेसिपी की बुक है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ठीक है। रेसिपी बुक में MRP क्या है वो ये है कि डिसोल्यूशन के बाद मेरा राइट क्या है। इज दैट, वो उसमें लिखा हुआ है बट बहुत कम लिखा है, इसमें ज्यादा लिखा हुआ है। ओके। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। देखिएगा आप, क्रिश्चियंस की शादी का प्रावधान इसके अंदर है और शादी तोड़ने का इसके अंदर है। तो अब आपसे मैं मजाक की एक चीज पूछूंगा, ये 1872 में आया, ये 1869 में आया, सर पहले शादी उसका कानून बने, तोड़ने का पहले बन गया। व्हाट इट क्लियर? तो पहले भी क्रिश्चियंस की जो मैरिजेस थी वो स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं आती थी, क्योंकि ये कानून तो देश में 1954 में बना। और 1954 में क्यों बना भाई? 47 में जब देश आजाद हुआ तो क्रिश्चियंस को यहाँ का डोमिनेंस रिकॉग्नाइज किया गया। पहले तो क्रिश्चियंस यहाँ सिटीजन्स थे ही नहीं। क्या ब्रिटिशर्स के आने से पहले कोई क्रिश्चियंस थे? नो। ब्रिटिशर्स जब गए, उन्होंने जिसके साथ प्रेम मोहब्बत यहां पे की, ये सब कन्वर्टेड है बेसिकली, ओरिजिनल नहीं है। ओके। हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, अब ध्यान से सुनिएगा।
अगर कोई हिंदू बच्चा अनाथ हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी कौन देखेगा? वो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में है। इट्स अ सोर्स कस्टम है, यहां पे कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट ये सारे धर्मों के लिए है। तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ यूसीसी लेजिस्लेशन। ये सोर्स एज अ है, तो ये भी खैर लेजिस्लेशन क्योंकि एक्ट बन गया, बट ये कस्टम एज अ सोर्स है, ये लेजिस्लेशन एज अ सोर्स है। ओके। चैप्टर 9 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अलग अलग सेक्शन है, उसका चैप्टर 9 जो है वो फैमिली कोड के ऊपर है। सर मतलब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 2 कंटाप मार दी, वाइफ ने 5 कंटाप मार दी, हस्बैंड कह रहा है चलो ठीक है गलती हो गई दोनों से, खोपड़े में बात गई, तो वो चीज कहां पे डील की जाएगी? क्रिमिनल प्रोसीजर। सर पापा अगर हमको झापड़ मार दे तो क्रिमिनल प्रोसीजर। सेक्शन 125। हाँ, सेक्शन 125 टू 128, वैसे शेड्यूल भी होता है बट यहाँ पे सेक्शन है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? और सर वो सासू माँ ने अगर पाइप निकाल दिया गैस का और लाइटर जलाया, भड़ाम हो गया, अरे वो सब पिक्चरों में होता है, घर में नहीं होता। सासू माँ भी तो उसी घर में रह रही हैं। इज दैट क्लियर? तो पिक्चरों में चलता है वो सब। खोपड़े में बात गई। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ये दोनों कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। लड़के को परेशान किया जा रहा है, तुम्हारी उम्र 27 साल होगी, ये शादी कर लो शादी कर लो, हर जना आते हैं बोलते शादी करोगे शादी करोगे शादी करोगे, बच्चा पगला गया। तो ये क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस का केस है यहाँ पे। हाँ, ये वुमेन का है। समझ में आ गई बात? मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, तो ये सिर्फ मुस्लिम विमेन के लिए है। तो ये कुछ हैं, ऐसे आपको और भी ढेर सारे आगे चल के मिलेंगे। हाँ, अरे अगर आप एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते हैं, शादी हो गई, बीवी को घुमाना टहलाना, समझ में आ गया? ये 2019 में राइट्स ऑन मुस्लिम मैरिज जब बना, ये ट्रिपल तलाक के बाद बना था, क्योंकि अगर उस पूरे कानून को फॉलो करते तो ट्रिपल तलाक भी फॉलो करना पड़ता। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून आधा लगेगा आधा नहीं लगेगा। तो बोला गया भैया एक पूरा नया कानून ही बना दो। इज दैट क्लियर? तो ये स्पेशल कानून बनाया गया कि भाई इस कानून के तहत अगर आप तलाक देते हैं तो मुस्लिम विमेन का राइट है कि वो उसको क्रिमिनल ऑफेंस कोर्ट में साबित करवा देगी। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये सारी बातें फैमिली कोर्ट्स में डील की जाती है। एनी डाउट्स ऑन दिस? हाँ हम उसी का तरीका बता रहे हैं और जो राइट है वो हमारा हक नहीं बता रहे हैं। हाँ, क्या तो जो डिसोल्यूशन हुआ वो एक तरह का प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। राइट जो इसको आप एक तरह का रेमेडियल लॉ भी बोल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? जैसे कार होती है, भाई इंजन कौन सा है? पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, सीएनजी भी हो सकता है, देखने में चलने में सब एक जैसी है, सिर्फ उसके डायनेमिक्स टेक्निकलिटीज थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। तो ऐसे कानून तो सारे के सारे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कॉम्पनसेशन की बातें करते हैं, कुछ ऐसे जो रेमेडी की बातें करते हैं, कुछ कानून है जो सिर्फ राइट्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे भी कानून है जो ये बताते हैं कि ये कानून बना और अब इसके वजह से इसी का पुराना वाला कैंसिल हो गया। जैसे मान लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1825, ये मेरा एक मनगढ़ंत एग्जांपल है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1825 में नहीं बना था मान लीजिए, अब ये इतना तकियानुसी कानून है आज के तारीख में बेकार हो गया, तो अब एक नया कानून बना, इंडियन एविडेंस एक्ट अमेंडमेंट 2024। तो ये अमेंडमेंट का मतलब ये पुराने कानून को इसने हटा दिया। इज दैट अंडरस्टूड? जैसे प्रयागराज ब्रैकेट में फॉर्मली नोन एज इलाहाबाद, अभी ये 2-4-5 साल चलेगा, फिर उसके बाद लोग यूज टू हो जाएंगे तो परमानेंट हट जाएगा। ये रिपीलमेंट एक्ट है। कौन सा एक्ट है? रिपीलमेंट। रिपीलमेंट मतलब पुराने को कैंसिल कर दिया। ओके, तो इसी के साथ हमारे फैमिली कोर्ट के क्या क्या प्रोविजंस थे होते हैं समाप्त।